हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में वर्तमान के ऐसे कार्यों का वर्णन होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्तमान में चल रहे होते हैं। एक ऐसा एक्शन जो स्टार्ट तो हो चुका है, जो बिगिनिंग तो जिसकी हो चुकी है, पर वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ होता है, पूरा नहीं हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान के ऐसे कार्य जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं वो इस टेंस में लिखे जाते हैं। तो इस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है और रहे हैं और रहा हूं इत्यादि शब्द इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आप देख सकते हैं, जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इंग्लिश के सेंटेंसेस में इसके जो एडवर्ब्स आती हैं वो होती हैं नाउ, टुडे, टुनाइट, these days, nowadays, at present, currently और presently। तो इत्यादि वर्ड होते हैं जो इसके एडवर्ब्स के रूप में आप इसके सेंटेंस में देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसका, शी इज वॉचिंग ए मूवी नाउ। तो नाउ इसकी एडवर्ब है। तो इस प्रकार से एडवर्ब्स को देखकर आप इसके जो इंग्लिश सेंटेंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सी इज वॉचिंग ए मूवी नाउ, तो इसका अर्थ हो गया कि वो है एक मूवी जो है वो देख रही है। तो सी इज वॉचिंग से अर्थ ये है कि उसने देखना शुरू तो कर दिया है, लेकिन देखकर वो अभी तक उसने ये जो अपना एक्शन है वो फिनिश नहीं किया है। तो एक ऐसा कार्य है जो इन बिटवीन की स्टेट में होता है, जो पूरा नहीं हुआ होता है, वो इस टेंस में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो एक वचन जो कर्ता होते हैं यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, जो ही, सी, इट व नेम, कर्ता के साथ आप इस काम में लेते हो, आई एस। और जो बहुवचन होता है, बहुवचन कर्ता जो कि होता है आई, यू, सॉरी, आई को छोड़कर यू, वी, दे। तो यू, वी, दे के साथ में या और जो भी प्लूरल कोई भी नाउन आ जाए जो बहुवचन में हो, उसके साथ में आर, आर का प्रयोग होता है। और केवल आई के साथ में, आई हालांकि प्लूरल माना जाता है, लेकिन इस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग होता है।
तो हेल्पिंग वर्ब एकवचन यानी कि एकवचन करता ही, सी, इट और किसी भी नाम के साथ हम इस काम में लेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि यू, वी, दे, हालांकि आई भी प्लूरल की कैटेगरी में आता है, बट इसमें उसको एक्सेप्शनल रखा गया है। आई में आई को बहुवचन के साथ में इंक्लूड नहीं किया गया इस टेंस में। तो के आई को छोड़कर यू, वी, दे या जो भी प्लूरल प्रोनाउन हो, नाउन हो, उनके साथ में आप इस टेंस में आर काम में लेंगे और केवल आई के साथ में एम काम में लेंगे। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब का अर्थ होता है मुख्य क्रिया। तो सभी वाक्यों में चाहे वह साधारण हो, नकारात्मक हो या प्रश्नवाचक हो या प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग जो है वो हम करते हैं। तो अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानते हैं और इसके मेन वर्ब के बारे में जानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को बनाना देखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इज, आर और एम तीनों में से हमें क्या चूज करना है। और इसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो शुरू में हमने बात की थी सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे जो मेन पार्ट्स होते हैं, इनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वो होता है जो किसी का वाक्य में कार्य को कर रहा होता है, जो फंक्शन कर रहा होता है, जो एक्शन ले रहा होता है। तो इसमें सब्जेक्ट है वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो इसमें जो पढ़ने वाला है, जो कार्य करने वाला है, वह ये है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की। तो वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो इसमें जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है वो है पढ़ना। तो पढ़ना हमारी वर्ब है। और वह क्या पढ़ रहा है, इस वर्ब से रिलेटेड जो वर्ड होता है, यह वर्ब जिसको रिलेट करती है, जिसको क्वालिफाई करती है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह क्या पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। हमेशा वर्ब से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आए वो हमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट। तो वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो वह एक मेल के लिए मस्कुलाइन वर्ड है यहाँ पे। तो ही इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। इसके बाद में इज, आर, एम में से हमें चूज करना है। तो ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब होगी इज। इसके बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है। तो वर्ब है पढ़ना, जिसकी होती है रीडिंग। तो ही इज रीडिंग। तो फर्स्ट फॉर्म होती है रीड और आईएनजी हम इसमें लगाएंगे तो रीडिंग। तो ही इज रीडिंग। इसके बाद में है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को हम लिखेंगे इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस टाइप है वो है नकारात्मक वाक्यों का। तो नकारात्मक वाक्य, तो साधारण वाक्य सिर्फ एक सिंपल सा या साधारण सा फैक्ट होता है, जबकि नकारात्मक वाक्य जो होते हैं उसके हिंदी वाक्यों में आप ना, नहीं या कभी नहीं जैसे शब्द देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। वहीं इंग्लिश के एक नेगेटिव सेंटेंस में आपको नो, नोट और नेवर जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। तो नकारात्मक वाक्य का जो पैटर्न होता है वो इस टेंस का है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप रखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद में प्लस के बाद में है इज, आर या एम, तीनों में से आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है। इसके बाद में आप रखेंगे नोट, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हम जो पिछला वाक्य था उसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह है अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तो वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें जो कार्य कर रहा है वह है ये वर्ड। तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज ए सब्जेक्ट। इसके बाद में हम बात करते हैं इज, आर, एम की। तो ये इसके बेसिस पे हम इंग्लिश सेंटेंस को जब ट्रांसफॉर्म करेंगे हिंदी से इंग्लिश में तो हम चूज करेंगे। नोट हमें जोड़ देना है। फिर हम वर्ब, जो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब इसमें है वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें पढ़ना जो है ये कार्य हो रहा है, तो ये मेन वर्ब है, जिसे आप मेन वर्ब कह सकते हैं, भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद में वह क्या पढ़ रहा है, जब आप वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे चाहे जैसी वर्ब हो तो इसका जो आंसर आता है वो आप ऑब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब जिस वर्ड से रिलेट करती है, जिसको ये क्वालिफाई करती है, वह वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अब हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही सिंगुलर है इसलिए हम चुनेंगे इज, और इसके बाद में नॉट हमें जोड़ देना है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब आपकी है रीड, और रीड में हम आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। इसके बाद में है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी, तो इंग्लिश। इस तरह से हम जो है नेगेटिव सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस टाइप है वो है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्यों का इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाएं। तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं। WH वर्ड जैसे व्हाट, वाई, विच, वेयर, whom, हाउ इत्यादि जो होते हैं वो WH वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन में इनमें से जो भी क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये शब्द दे रखे होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली अगर दिए गए हों तो उनके उस शब्द के अकॉर्डिंग हम WH वर्ड यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इच, आर या एम चूज करके लिखते हैं, और फिर सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क उसमें लगाते हैं। एग्जाम्पल,
क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो जैसा कि आपको पिछले टेंस में मैंने बताया कि अगर वाक्य के शुरू में क्या हो और आपको क्वेश्चन को देखना है और आपको क्वेश्चन को देखकर ये पता लगाना है, समझ लेना है अच्छे से कि क्या इस क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में दिया जाना चाहिए। तो आप इसको पढ़ेंगे क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो आप निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे कि इसका जवाब हाँ या ना में ही दिया जाना चाहिए। इसका जवाब या तो पॉसिबली हो सकता है कि हाँ वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, या फिर हो सकता है कि नहीं वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। तो इस प्रकार के जो यस एंड नो टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनके शुरू में व्हाट नहीं लगाया जाता है, भले ही क्या वर्ड वहां पे मौजूद हो। क्या तब लगाया जाता है जब वर्ड के इस वर्ब के बारे में पूछा जा रहा हो। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, वह क्या पढ़ रहा है। तो जब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड, जिसे हम जैसे सिंपल सेंटेंस में हमने जाना कि वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो होता है उसके बारे में जब क्वेश्चन किया जाए तो क्या आता है। जैसे हमें यहाँ पता है कि वह पढ़ रहा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वह क्या पढ़ रहा है। इस एक्शन को, इस क्रिया को क्वालिफाई करने वाले वर्ड के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य में व्हाट का प्रयोग होता है। इस तरह के यस एंड नो टाइप में हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें वह क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो इसमें एक्शन वह ले रहा है, तो सब्जेक्ट ये है। और इसके बाद में मेन वर्ब, तो वही पढ़ना इसमें वर्ब है, और ऑब्जेक्ट जो है अंग्रेजी इसमें है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं। तो WH वर्ड इसमें नहीं लगाना है क्योंकि एक यस एंड नो टाइप का क्वेश्चन है। तो यस एंड नो टाइप में आपको वर्ड नहीं लगाना होता है। और जब ऐसे क्वेश्चन का यस एंड नो टाइप का जवाब दिया जा रहा हो तो वर्ब भी जो हेल्पिंग वर्ब है, उसी जिस हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से हम सामान्यतः जवाब भी देते हैं। तो व्हाट इसमें नहीं लगाना है। इसके बाद में इज आर एम हमें वह के आधार पे चूज करना है। तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज काम में आता है। तो इज, इसके बाद में सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह की होगी ही। इसके बाद में है वर्ब, तो वर्ब की हमारी पढ़ना, पढ़ने की होती है रीड, और वर्ब के अंत में हमें ING जोड़ना है, तो रीडिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमने चार्ट रखा है इंग्लिश, तो इज ही रीडिंग इंग्लिश, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस तरह के वाक्य जिनमें हमें पता हो कि एक्शन क्या लिया जा रहा है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वर्ब किस वर्ड को क्वालिफाई कर रही है, हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हो, तब व्हाट का प्रयोग होता है। बेसिकली मोस्टली क्या होता है कि जब क्या वर्ड शुरू में दिया जाए तो व्हाट का प्रयोग नहीं होता है। हालांकि ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है। जो रूल वाइज अगर वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा हो तो हम व्हाट का प्रयोग करता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि अगर क्या वर्ड शुरू में हो तो हम व्हाट नहीं लगाते हैं, जबकि बाद में क्या वर्ड आए तो हम व्हाट लगाते हैं। लेकिन हर वाक्य में ये एक्यूरेट नहीं हो सकता है। हमें ये ध्यान रखना है कि सोलली इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है। अगर वर्ब को क्वालिफाई करने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा हो तो हम व्हाट के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पे हम व्हाट लगाएंगे, व्हाट, और एक वचन के लिए इज, सब्जेक्ट हमारा है ही, वर्ब हमारी है रीड, रीड के बाद में हम लगाएंगे ING, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें पूछना है, नहीं दे रखा इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले वह है क्या पढ़ रहा है, तो व्हाट हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है, हमें वो वर्ड चाहिए जो वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, तो व्हाट लिखेंगे। व्हाट के बाद में इज आर एम, तो सब्जेक्ट हमारा वह है तो इसके अकॉर्डिंग हम इज लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा ही था तो हम लिखेंगे ही, और इसके बाद में वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड और ING हमने लगा दी। ऑब्जेक्ट मिसिंग है, दे नहीं रखा, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो व्हाट इज ही रीडिंग, तो इस प्रकार के वाक्य हम
इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस टाइप है वह है प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, यह प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नेगेटिव सेंस भी होता है। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसका पैटर्न होता है WH वर्ड, उसके बाद में इज आर एम, बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, बाद में प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं? तो इसमें क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में है, क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा रहा है और इसमें नेगेटिव सेंस के लिए नहीं वर्ड भी है। तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो शुरू में क्या है, दूसरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो इस प्रकार के वाक्य में हम व्हाट नहीं लगाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था, ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इसका जवाब यही देंगे कि हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ या मैं नहीं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार के वाक्य में हमें क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, तो हम व्हाट को स्किप करेंगे। इज आर एम, तो ये हम सब्जेक्ट के आधार पे चूज करेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट है यहाँ पे आप, यू, तो यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम प्लूरल के लिए आर चुनेंगे। तो आर, इसके बाद में सब्जेक्ट था आप, तो यू, इसके बाद में है नॉट, तो हम लिखेंगे नॉट। वर्ब, तो मुख्य क्रिया इसमें क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना इसमें वर्ब है, पढ़ने का कार्य इसमें हो रहा है, तो हम लिखेंगे रीड और ING लगाएंगे। इसके बाद में है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का जो वर्ड है यानी कि जो रीड है वो क्वालिफाई करता है इंग्लिश को, तो इंग्लिश, आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस टाइप है वो है यूज ऑफ गोइंग टू। यूज ऑफ गोइंग टू या इंटेंड टू। तो गोइंग टू, इंटेंड टू, इसका प्रयोग इस टेंस में किया जाता है निकट भविष्य के किसी इरादे को प्रकट करने के लिए। तो जब वक्ता यानी कि वाक्य में जो स्पीकर है, जो सब्जेक्ट है, निकट भविष्य में किसी कार्य को करने का इरादा हो, तो गोइंग टू या इंटेंड टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गोइंग टू, इंटेंड टू वाले जो हिंदी वाक्य होते हैं उनमें इसके लिए होने वाला है, जाने वाला है,
करने वाला है इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब इस तरह के वर्ड आपको जो है इसके वाक्यों के एंड में देखने को मिलेंगे। हिंदी वाक्यों में प्रयोग होता है। तो जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो रेगुलर पहचान है वो अंत में, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द होते हैं। लेकिन जो गोइंग टू, इंटेंड टू जैसे वाक्य होते हैं उनके एंड में, उन वाक्यों में आप होने वाला है, जाने वाला है, करने वाला है, देखने वाला है, सुनने वाला है इत्यादि जो शब्द होते हैं वो इस हिंदी वाक्यों में आते हैं। तो इसको बनाते आप इस प्रकार से हैं स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब चूज कर लेनी है। तो इज आर एम, गोइंग टू आप लिखेंगे। गोइंग टू के बाद में आपके जो मेन वर्ब है वो उसकी केवल फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पे लिखनी होती है और ऑब्जेक्ट लगा देना होता है। तो हम देखते हैं, वह सोने वाला है। तो इस प्रकार का वाक्य जब हो, इसके एंड में वाला है, तो जैसे कि देखने वाला है, सोने वाला है, ऐसे कोई वाक्य हो तो इसको इस पैटर्न के आधार पे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें वह है, इज आर एम तो वह के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। सोने वाला है तो इसमें सोना वर्ब है, तो वर्ब इसमें सोना है, गोइंग टू को ऑब्वियसली हमें रखना ही है, तो ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी रहेगी इज, और इसके बाद में हमें लिखना है गोइंग टू, और इसके बाद में वर्ब, तो सोना इसमें वर्ब थी, ही इज गोइंग टू स्लीप। तो इस प्रकार के वाक्य आप इस तरह से बनाते हैं। इसके बाद में गोइंग टू का रेगुलर जो यूज होता है वो किसी जगह कोई भ्रमण के लिए या किसी स्थान के विजिट के लिए इसको यूज किया जाता है। जो रेगुलर सेंटेंस होता है वो, जैसे रवि इज गोइंग टू जयपुर। तो अगर सेंटेंस में प्लेस दे रखा हो तो गोइंग टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। डेस्टिनेशन दे रखा हो तो इस तरह के वाक्यों के अंत में प्लेस नहीं दिया गया होता है। तो आपको ये देख लेना है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में गोइंग टू दे रखा है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें नहीं भरनी हो, अगर नहीं भरनी होती है अगर वहाँ पे प्लेस दे रखा है। तो स्थान के लिए गोइंग टू का अर्थ केवल जाना होता है। और इस तरह के वाक्य जो इंटेंड और जाने वाला है, आने वाला है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें ये गोइंग टू इंटेंशन दिखाता है, विलिंगनेस दिखाता है कि भविष्य में कुछ करने की। तो इस प्रकार से हम जो इसके पॉसिबल जो टाइप थे सेंटेंस के वो सब देख चुके हैं।